हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इब्ने सफ़ी का जासूसी उपन्यास हीरे की कान। मोटरसाइकिल लेकर सरला दौलतगंज की ओर चल गई और रमेश नीचे आकर शारदा की प्रतीक्षा करने लगा, जो क्षण भर बाद मोटर लेकर आ गई और रमेश उस पर बैठ गया और मोटर चल पड़ी। तारजाम शहर से 60 मील दूर था। यहाँ लोहे और कांच के कारखाने थे तथा कोयले की एक छोटी छोटी खानें भी थी। तारजाम में किशोर क्या करने गए थे? रमेश ने पूछा। यही रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तारजाम में उनका कोई कारोबार नहीं था। मोहन को जानती हो? हाँ, शारदा ने चौंक कर कहा। वह दौलतगंज में रहते हैं और उनके परम मित्र है। बराबर मेरे यहाँ आते रहते हैं, किंतु मैं कभी उनके यहाँ नहीं गई। उसके बाल बच्चे कहाँ है? अभी उन्होंने ब्याह नहीं किया। किशोर का साझेदार भी है? नहीं, वो अपना कारोबार अलग करते हैं। मैं एक बार फिर अपना वही प्रश्न तुम्हारे सामने रखूंगा कि इधर किशोर की आर्थिक दशा कैसी थी। शारदा ने कोई उत्तर नहीं दिया और सिर झुका लिया। क्षण भर बाद उसने सिर उठाकर रमेश की ओर देखा, फिर बोली। वो लगभग दिवालिया हो चुके थे और इसी कारण उनकी स्मरण शक्ति गायब हो गई थी। रमेश ने कटाक्ष किया। इस आत्महत्या के प्रति तुम्हारी क्या भावना है? यही कि वह सदा के लिए मुझसे छूट गए, शारदा ने करुणा से कहा। तुम्हारे लिए ये बात तो कोई नई नहीं है, रमेश ने कहा। रमेश, तुम जालिम हो, शारदा चीखी। तुम्हें पूरा विश्वास है कि किशोर का संबंध किसी दूसरी स्त्री से नहीं था? वो ऐसे आदमी नहीं थे। क्या किसी हीरे की कान में भी उनका कोई हिस्सा था? हीरे की कान? शारदा चौंक कर बोली। मुझे ये बात नहीं मालूम। रमेश कुछ और पूछने ही जा रहा था कि फिर रुक गया। सामने तारजाम की बस्ती दिखाई दे रही थी। कोतवाली के सामने कार जाकर रुक गई। दोनों उतरकर अंदर गए। कोतवाली इंचार्ज उपस्थित नहीं था। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आप लोग मेरे साथ घटनास्थल पर चलिए। लाश वही है और इंचार्ज साहब भी वही है। कितनी दूर चलना होगा? रमेश ने पूछा। लगभग 4 मील। दीपनगर में ये घटना वही हीरे की कान में हुई है, सब इंस्पेक्टर बोला। हीरे की कान में? रमेश चौंक कर बोला। इस ओर तो हीरे की कान नहीं थी। 6 महीने पहले यहाँ पर खुदाई का काम आरंभ हुआ है। किशोर जी तथा उसके साथियों ने ठेका लिया था। रमेश ने शारदा की ओर घूर कर देखा। स्वयं शारदा भी चकित थी, किंतु वो कुछ बोली नहीं। ये लोग कार में बैठकर दीपनगर की ओर चले। रमेश का मस्तिष्क हीरे की कान में उलझा हुआ था। किशोर ने उषा से तो कान का वर्णन किया था, किंतु शारदा को क्यों नहीं बताया? ऐसे इलाके में हीरे की कान, जिसके प्रति स्वप्न में भी विचार पैदा न हो, अब तक अंधकार में क्यों थी? इसकी तो काफ़ी चर्चा होनी चाहिए थी। मार्ग खराब होने के कारण यह लोग आधे घंटे में दीपनगर पहुँचे। यहाँ 2-4 छोटे छोटे बंगले थे। केवल एक बंगले की खिड़कियों में प्रकाश दिखाई दे रहा था। सब इंस्पेक्टर ने उसी बंगले की ओर संकेत किया। ओह, कदाचित आप किशोर जी की धर्मपत्नी हैं, इंचार्ज ने उन्हें आता देखकर कहा। जी हाँ, शारजा ने दुखी होकर कहा। वास्तव में यह दुखपूर्ण घटना है, इंचार्ज ने कहा। 4 बजे मुझे सूचना मिली कि किशोर जी ने आत्महत्या कर ली है। फिर वह रमेश की तरफ मुड़ते हुए बोला। आपका परिचय? रमेश, दैनिक समाचार पत्र स्टार का क्राइम रिपोर्टर, रमेश ने कहा। मैं इन्हें अपने साथ लाई हूँ, शारदा ने कहा। धारा सिंह का बयान है कि किशोर जी 3 बजे अपने हाथ में एक 2 नाली बंदूक लिए बंगले के सामने बैठे थे। धारा सिंह ने समझा कि वो कदाचित शिकार खेलने जा रहे हैं। फिर 3:30 बजे उसने 2 फायरों की आवाज़ें सुनी और भागकर इस बंगले में आया। फिर पिछले कमरे में उसने किशोर की लाश देखी। उन्होंने खड़े होकर अपने चेहरे पर 2 फायर किए थे। भला आपको ये कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने खड़े होकर फायर किए थे? रमेश ने पूछा। मिस्टर रमेश, मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है, इंचार्ज ने व्यंग करते हुए कहा। चलिए मैं आपको समझाऊं। कोतवाली इंचार्ज रमेश और शारदा को लिए हुए पिछले कमरे में गया। लाश एक चादर से ढकी हुई चारपाई पर पड़ी हुई थी। इंचार्ज ने चादर मुख पर से सरकाई और शारदा एक चीख के साथ रमेश की बाहों में आ गिरी। मुख पर छर्रे लगने के कारण मांस रुई के भांति उखड़ गए थे। शारदा अचेत हो गई, किंतु थोड़ी ही देर बाद उसकी चेतना लौट आई। उसने फटी फटी आंखों से लाश की ओर देखा। इंचार्ज ने पूरी लाश से चादर हटा दी और प्रश्नात्मक दृष्टि से शारदा की ओर देखा। किशोर, ये तुमने क्या किया? शारदा बिलक उठी। रमेश उसे सहारा देता हुआ कमरे के बाहर ले आया और थोड़ी देर बाद उसे रोता छोड़कर लाश वाले कमरे में लौट गया। मिस्टर रमेश, किशोर ने खड़े होकर अपने ऊपर फायर किए हैं, इंचार्ज ने कहा। ये देखिए, उनका एक जूता और मोजा उतरा हुआ है। उन्होंने बंदूक की लबलबी में अंगूठा फंसाकर फायर किए हैं।
ये तो बिल्कुल साफ है, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि खड़े होकर फायर किए गए हैं? रमेश ने तर्क किया। इधर आइए, यह दीवार में देखिए, कुछ छर्रे यह दीवार में घुस गए हैं। इस स्थान की ऊंचाई फर्श से लगभग 6-7 फीट है। अगर उन्होंने बैठकर बंदूक चलाई होती तो नाल इतनी ऊंचाई तक छर्रे नहीं फेंक सकती थी। ठीक है, रमेश ने कहा और झुककर फर्श पर कुछ देखने लगा। फिर एक दीर्घ सांस छोड़कर सीधा खड़ा हो गया और इंचार्ज पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। आत्महत्या प्रमाणित है, इंचार्ज ने गर्व से कहा। 16 आने साहब, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। किशोर ने एक बार लेटकर आत्महत्या की और एक बार खड़े होकर। क्या मतलब? इंचार्ज ने चकित होकर कहा। यहाँ आइए, क्या आपने फर्श नहीं देखा? देखिए, यहाँ भी कुछ छर्रे घुसे हुए हैं और बारूद की धुएं का हल्का सा धब्बा भी है, जो ये प्रमाणित करता है कि फायर होने के समय बंदूक की नाल का मुख फर्श से 10-15 अंगुल की दूरी पर रहा होगा। ओह, इंचार्ज सटपटा गया। किंतु ये बताना बड़ा कठिन है कि पहले लेटकर आत्महत्या की गई या खड़े होकर। तो फिर इसे क्या समझा जाए? इंचार्ज ने रमेश के कटाक्ष से चिढ़कर कहा। हत्या, खुली हुई हत्या, रमेश ने कहा। परिस्थिति ये बता रही है कि किशोर भरी हुई बंदूक पर थोड़ी टेके किसी विचार में लीन खड़ा था कि किसी ने लबलबी दबा दी और उनके गिर जाने पर दूसरा फायर कर दिया। किंतु ये काम उसी व्यक्ति ने किया है जिस पर स्वप्न में भी किशोर को यह शंका नहीं हुई होगी कि वह इस प्रकार उन पर प्राणघातक हमला कर सकता है। आत्महत्या की सूचना पहुंचाने वाला व्यक्ति धारा सिंह कौन है? धारा सिंह हीरे के कान का साझेदार है। वह है कहाँ? अपने बंगले में, इंचार्ज ने कहा। इस घटना से उसकी दशा ठीक नहीं, थोड़ी देर के लिए उसे बुलवाइए, रमेश ने कहा। यह तो मामला उलट गया, इंचार्ज ने कहा। घबराइए नहीं, हत्या वाली जिज्ञासा का मुकुट आप ही के सर पर होगा। अर्थात मैं अपने समाचार पत्र में आपकी खूब प्रशंसा करूंगा। अरे नहीं साहब, मुझे सच्चाई पसंद है। झूठ तो मैं बोलूँगा, आप क्यों घबरा रहे हैं? रमेश ने कहा। कोतवाली इंचार्ज बाहर चला गया। रमेश शारदा के पास लौट आया। ये आत्महत्या नहीं बल्कि खुली हुई हत्या है, रमेश ने कहा और उसके बाद पूरी घटना उसे बता दी। थोड़ी देर बाद इंचार्ज एक बूढ़े किंतु हष्टपुष्ट पुरुष के साथ आया। ये धारा सिंह था, जिसका मुंह पीला पड़ गया था। फायर की दूसरी आवाज़ कितनी देर के बाद हुई थी? रमेश ने धारा सिंह से पूछा। जी, इसका तो मुझे ध्यान नहीं, धारा ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। दूसरे फायर की कितनी देर बाद आप उस बंगले में पहुंचे थे? फौरन ही। तो आप फायर की आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे? जी, धारा चौंक पड़ा। जी हाँ, रमेश ने कहा। जी नहीं, धारा ने जल्दी से कहा। क्यों नहीं? मैं फायर की आवाज़ सुनकर घबरा गया था। क्या तुम बता सकते हो कि आत्महत्या का क्या कारण हो सकता है? जब वो आए तो परेशान थे, मुझसे 20,000 रुपये मांगा। भला मेरे पास इतने रुपए कहाँ थे? जो कुछ था वह इस कान पर लगा चुका था। बंदूक किसकी थी? रमेश ने रोब डालते हुए पूछा। मेरी। उन्होंने कहा था कि शिकार खेलना चाहते हैं। और आप ये जानते हैं कि किसी को अपनी बंदूक देना जुर्म है? जी हाँ, मुझसे ये गलती तो हो गई। इसके अतिरिक्त एक गलती और भी हुई है कि आपने भरी हुई बंदूक दी। भरी हुई? जी नहीं, बिल्कुल झूठ है, धारा ने घबरा कर कहा। शिकारगाह यहाँ से कितनी दूर है? 2 मील। तो फिर यहीं से बंदूक भर लेने का क्या अर्थ था? उन्हें तो आत्महत्या करनी थी, शिकारगाह क्या करने जाते? वो आत्महत्या नहीं धारा सिंह, बिल्कुल खुली हुई हत्या है। हत्या? नहीं नहीं, हत्या क्यों? धारा रुक रुक कर बोला। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हत्या क्यों? रमेश ने कहा। मैं क्या जानूँ? रमेश ने इंचार्ज की ओर मुड़ते हुए कहा। क्या विचार है? मामला तो काफ़ी उलझ गया है, फिर क्या करना होगा? धारा सिंह को कोतवाली तक जाना पड़ेगा, इंचार्ज ने कहा। क्यों? धारा ने पूछा। इसलिए कि आपने किशोर को बंदूक दी और उसी से उन्होंने आत्महत्या की। मगर मुझे उनके निर्णय का पता नहीं था। किसी को बंदूक देना ही जुर्म है, इंचार्ज ने कहा। तो क्या मुझे हवालात? जी हाँ, इंचार्ज ने कहा और रमेश की ओर देखकर बोला। आप कहाँ ठहरेंगे? यही किसी होटल में, रमेश ने कहा। लेकिन क्या हम लोगों का रुकना आवश्यक है? जी हाँ, मैं मिस्टर किशोर के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस हीरे की कान में कितने साझेदार है, रमेश ने कहा। एक और है, धारा सिंह ने कहा। वो कहाँ है? रमेश ने पूछा। तारजाम में।
अब तक कितना हीरा निकल चुका है? केवल थोड़े से कण। काम कब से हो रहा है? 6 महीने से। तो इसका ये अर्थ हुआ कि कारोबार घाटे में चल रहा है। जी हाँ। हीरे की कान का ठेका किसके कहने पर लिया गया था? किशोर जी के, और वही सबसे बड़े हिस्सेदार थे। आप उन्हें कब से जानते थे? आज से 6 महीने पहले सेठ सुंदरदास ने मुझे उनसे मिलवाया था। इतने में पुलिस की लारी वहाँ आकर रुकी। लाश उस पर रखवा दी गई। फिर धारा सिंह भी वही ला गया। उसका सारा शरीर काँप रहा था। आगे चलकर बैठिए, इंचार्ज ने उससे कहा। तो क्या सचमुच? जी हाँ, आप हिरासत में हैं। मगर वह हिचकिचाया। इंचार्ज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। लारी स्टार्ट हो चुकी थी। हेडलाइट्स का प्रकाश सामने दूर तक सड़क पर फैला हुआ था। धारा सिंह ने पायदान पर पैर रखा ही था कि किसी ओर से फायर हुआ और धारा सिंह चीख मारकर पहले तो ड्राइवर की सीट पर गिरा और फिर तड़प कर भूमि पर आ रहा। वह जल से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था। इधर इधर! रमेश एक और अंधकार में हाथ उठाकर चीखा। पुलिस वालों के टॉर्च का प्रकाश चारों ओर फैल गया। दौड़ धूप आरंभ हुई। लगभग आधे घंटे तक रमेश तथा पुलिस वालों ने सर मारा, किंतु फायर करने वाले का पता न चल सका। आखिर थक हार कर सब वापस आ गए। यहाँ कार में पायदान से लगी शारदा मूर्छित पड़ी थी और धारा सिंह का शरीर ठंडा हो चुका था। रमेश ने शारदा को उठाकर कार की पिछली सीट पर लेटा दिया और धारा सिंह की लाश को पुलिस वालों ने अपनी लारी पर रख दिया। आगे आगे पुलिस की लारी, उसके पीछे पीछे कार कोतवाली की तरफ चल दी। कोतवाली इंचार्ज कार में रमेश के साथ आगे बैठा हुआ था। ये दूसरी हत्या मेरे कारण हुई, रमेश ने कहा। आपके कारण? क्यों? इंचार्ज ने पूछा। धारा सिंह के जबान बंद करने के लिए। वह जानता था कि किशोर की हत्या किसने की। हत्यारा हम लोगों के पास ही था। उसने जब देखा कि पुलिस धारा सिंह को लिए जा रही है तो उसे यह शंका हुई कि कहीं धारा सिंह सच्ची बात कह न दे। इसीलिए उसने धारा सिंह पर फायर कर दिया। अर्थ यह है कि किशोर और धारा सिंह को एक ही आदमी ने कत्ल किया है, किंतु अब उसका मिलना बड़ा कठिन है। आप सुंदर के विषय में क्या जानते हैं? मेरा विचार उसके प्रति अच्छा नहीं है। पुलिस उसकी ओर से शंकित है। इसका कारण यह है कि वह देखते ही देखते धनवान हो गया है और देखने में उसके पास कोई ऐसा व्यवसाय भी नहीं है जिसके आधार पर उसके धन को उचित समझा जाए। थोड़ी देर बाद ये लोग कोतवाली पहुंच गए। रमेश ने शारदा को एक होटल में ले जाकर ठहराया और फिर कोतवाली चलाया। यहाँ इंचार्ज सुंदर की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे उसने बुलवा भेजा था। थोड़ी देर के बाद सुंदर इस प्रकार मुस्कुराता हुआ दफ्तर में दाखिल हुआ मानो कोई बात ही नहीं। प्रथम इसके कि उससे कुछ पूछा जाए, वह स्वयं बोला, अभी अभी मुझे दूसरी घटना की भी सूचना मिली। मैं आने की तैयारी कर ही रहा था कि आपका आदमी पहुंचा। तो आपको पहली घटना की भी सूचना मिली थी? रमेश ने पूछा। जी हाँ। और आप दीपनगर नहीं आए? मैं क्यों आता? मैं अच्छी तरह जानता था कि किशोर के लिए आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह गया था। क्यों? ये आप कैसे जानते थे? रमेश ने पूछा। वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका था, किंतु मुझे धारा सिंह के मरने का भी काफ़ी दुख है। उस बेचारे ने केवल मेरे कहने से कान में रुपए लगाए थे, किंतु उसे किसने और क्यों कत्ल कर दिया? जिसने किशोर को कत्ल किया है, किशोर ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। ओह, सुंदर ने कहा और किसी चिंता में डूब गया। आप किशोर को कब से जानते थे? रमेश ने पूछा। जी, सुंदर ने चौंक कर कहा और रमेश को ध्यान से देखता हुआ बोला, मैं उसे बहुत दिनों से जानता था और उसे बड़ा आदमी समझता था, किंतु इस काम में रुपया लगाने के बाद मालूम हुआ कि ढोल के अंदर पोल है। तो आप उससे नाराज़ थे? इंचार्ज ने पूछा। जी हाँ, मैंने उसकी बातों में आकर कान में रुपए लगा दिए। थोड़ा बहुत हीरा निकला तो है कान से, इंचार्ज ने कहा। केवल थोड़े से कण, किंतु मुझे इसमें संदेह है। 1 फीट गड्ढा खोदकर उसमें से मैं भी हीरे के कण निकाल सकता हूँ, सुंदर ने कहा। तो आप यह कहना चाहते हैं कि किशोर ने आप लोगों को धोखा दिया? रमेश ने कहा। जी हाँ, और इसके लिए मेरे पास प्रमाण भी है। क्या? उसके साथ जो इंजीनियर आया था वो एक बदनाम और प्रसिद्ध ब्लैकमेलर था। इतना जानते हुए भी आप फंस गए? जी नहीं, ये तो आज मुझे समाचार पत्र देखने पर मालूम हुआ है। वो धोखा देने के अपराध में पकड़ा गया है। उसका चित्र भी समाचार पत्र में छपा है।
कदाचित आप अजीत कुमार की बात कर रहे हैं, रमेश ने कहा। जी हाँ, वही इंजीनियर बनकर आया था और उसने बहुत सारे यंत्रों द्वारा ये प्रमाणित किया था कि यह हीरे की कान है और हम लोग खुशी से रुपया लगाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं इस सूचना के पाते ही शहर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मुझे किशोर की आत्महत्या की खबर मिली और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अजीत कुमार की फ़ोटो छप जाने के कारण घबरा कर उसने आत्महत्या कर ली। किंतु आप कहते हैं कि उसकी हत्या की गई है, किंतु धारा सिंह की हत्या का कारण समझ में नहीं आता। तो ये बात सच है कि आपकी उससे शत्रुता थी? इंचार्ज ने कहा। हाँ, किंतु इतनी नहीं कि मैं उसे कत्ल कर देता, सुंदर ने मुस्कुराकर कहा। धारा सिंह तो आपका जिगरी दोस्त था? इंचार्ज ने पूछा। जी हाँ। किशोर से उसके संबंध कैसे थे? अच्छे थे। एक बात, रमेश ने कहा, अजीत कुमार का रहस्य मालूम होने के बाद आपको शहर जाने के बदले धारा सिंह को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। जी हाँ, मैं धारा सिंह से मिलता हुआ ही शहर जाता, सुंदर ने कहा। और जब मुझे ये मालूम हुआ कि किशोर ने दीपनगर ही में आत्महत्या की है तो मैं समझ गया कि उसको भी यही आकर अजीत कुमार के चित्र प्रकाशित होने का समाचार मालूम हुआ और उसने अपने बचत की कोई उपाय न देखते हुए आत्महत्या कर ली। किंतु धारा सिंह को अजीत कुमार वाली घटना की सूचना नहीं मिली, इंचार्ज ने कहा। किशोर उससे 20,000 रुपये लेने के लिए यहाँ आया था। तो फिर अगर धारा सिंह खुद न मार डाला जाता तो मैं यही समझता कि उसी ने किशोर की हत्या की है, सुंदर ने कहा। आदमी कितना ही सीधा और अच्छी प्रकृति का क्यों न हो, जब उसे ये मालूम हो जाता है कि वह धोखा खा गया है तो वह क्रोध से पागल अवश्य हो जाता है। इस विचार के आधार पर तो आप भी किशोर के हत्यारे हो सकते हैं, रमेश ने कहा। हाँ, लेकिन मैं बेचारे धारा सिंह को क्यों कत्ल करने लगा, सुंदर ने मुस्कुराकर कहा। संभव है कि आपने धारा सिंह को भी अपने जुर्म में सम्मिलित कर लिया हो और जब यह देखा कि आत्महत्या हत्या में परिवर्तित हो गई है तो आपने इस डर से कहीं पुलिस धारा सिंह से सच्ची बात उगलवा ले, उसे भी अपनी गोली का निशाना बना दिया। रमेश का तर्क सुनकर सुंदर चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, मैं इसके लिए दर्जनों प्रमाण आपको दूंगा कि आज प्रातःकाल से इस समय तक मैं तारजाम ही में रहा। मुझे यहाँ और कितनी देर तक बैठना पड़ेगा? जब आपका दिल चाहे जा सकते हैं, इंचार्ज ने कहा। कुछ बातें मालूम करने के लिए मैंने आपको कष्ट दिया था। धन्यवाद, सुंदर ने उठते हुए कहा और कमरे में चला गया। कोतवाली इंचार्ज भी उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कोतवाली इंचार्ज फिर वापस आ गया। रमेश किसी विचार में खोया हुआ था। इंचार्ज कमरे में दाखिल होते ही बोला, मिस्टर रमेश, मैं भी आपकी प्रशंसा करने वालों में से हूँ, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप ही को शारदा देवी खास तौर पर अपने साथ क्यों लाई है? केवल इसलिए कि वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। ये तो कोई बात नहीं हुई, इंचार्ज ने कहा। और लोगों को भी वह जानती होगी। मेरा अनुमान तो यह है कि शारदा को पहले से ही किशोर पर शंका थी कि वह आत्महत्या करेगी, इसीलिए वह आपको साथ लाई है। हो सकता है, रमेश ने सिगरेट जलाते हुए कहा, किंतु उन्होंने इस संबंध में मुझसे कोई बात नहीं की थी। और अगर ये बात सच है तो उन्हें अपनी शंका का कारण बताना होगा। अवश्य बताना होगा, रमेश ने उसकी नकल की। इंचार्ज उसे घूरने लगा। अब तो वो ठीक होगी, इंचार्ज ने कहा। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुंदर की बातों से किशोर की पोजीशन कुछ खराब हो गई है। क्यों? अजीत कुमार वाला मामला, और आपने उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास न करने का क्या कारण? क्या अजीत कुमार वाले मामले में सुंदर के अतिरिक्त और कोई भी गवाह है? धारा सिंह था, किंतु अब वह नहीं रहा। खैर, मुझे शारदा से कुछ बातें करनी आवश्यक है। कोतवाली इंचार्ज और रमेश उठे ही थे कि एक नाटे कद का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर पड़ी हुई धूल तथा मुख पर छाई हुई थकान यह बता रही थी कि कोतवाली इंचार्ज और रमेश उठे ही थे कि एक नाटे कद का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर पड़ी हुई धूल तथा मुख पर छाई हुई थकान ये बता रही थी कि वह दूर से आ रहा है। उसकी अवस्था कुछ अधिक नहीं थी, किंतु सर के बाल गिर जाने के कारण वह बुढ़ा मालूम हो रहा था। मैं किशोर के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, वह द्वार पर ठिठक कर बोला। आप कौन हैं? इंचार्ज ने पूछा। मेरा नाम मोहन है। किशोर मेरा मित्र था। उसने मुझसे 20,000 रुपये मांगे थे और लिखा था कि वह आज ही के दिन तारजाम में मिलेगा। पहले तो मैंने लिख दिया कि मैं विवश हूँ, किंतु संयोग से मुझे रुपए मिल गए और मैं सीधा यही चला आया। किंतु यहाँ आकर मालूम हुआ
बैठ जाइए, इंचार्ज ने कहा। आप कहाँ रहते हैं? उसी शहर में जहाँ किशोर रहता था, किंतु एक निजी कार्य से मैं रामगढ़ चला गया था। वहीं पर मुझे किशोर का पत्र मिला। तो आप वह 20,000 रुपये लाए हैं? जी हाँ। मोहन ने कोट की जेब से 100 रुपये की नोटों की कई बंडल निकाले। किशोर की पत्नी आपको पहचानती है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। अच्छा, तो आइए, हम लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं, इंचार्ज ने कहा। तीनों आदमी कार में बैठकर चल दिए। रमेश बिल्कुल चुप रहा। वो मोहन को ध्यान से देखता रहा। होटल पहुंचकर ये लोग शारदा के कमरे में गए। मोहन को देखते ही शारदा के नयन सावन की घटा बन गए। थोड़ी देर रोने के बाद वह चुप हो गई। अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो मैं कुछ पूछने का साहस करूं? इंचार्ज ने कहा। पूछिए, शारदा ने दुख भरे स्वर में धीरे से कहा। शहर से चलते समय क्या आपको इस प्रकार की कोई शंका थी कि किशोर जी ने आत्महत्या नहीं की? जी नहीं, मेरे मस्तिष्क में केवल एक ही विचार था कि मैं विधवा हो गई, शारदा ने रोकर कहा। क्या आपको मालूम था कि उन्होंने मोहन से 20,000 रुपये मांगे थे? जी नहीं। आपके मिस्टर रमेश को आपने साथ क्यों लाई है? इसके उत्तर में शारदा ने अपने पति की स्मरण शक्ति खो देने की कथा सुना दी और इसके प्रति रमेश से सहायता लेने की बात भी बता दी। तो आपने इसके लिए पुलिस से क्यों नहीं सहायता ली? इसलिए कि इस प्रकार बात फैल जाती और साझेदारों को गोलमाल करने का अवसर मिल जाता है। किंतु परिस्थिति तो ये बता रही है कि उनकी स्मरण शक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। अगर ऐसा होता तो उन्हें न तो हीरो की कान याद रहती और न 20,000 रुपये जिनकी आवश्यकता थी। क्यों रमेश जी? मैं भी यही सोच रहा हूँ, रमेश ने कहा। क्या आप ऐसे आदमियों का नाम बता सकती है जो उनसे शत्रुता रखते हो? नहीं। मोहन जी से उनके संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे। इसके बाद कोतवाली इंचार्ज शारजा से कुछ और बातें पूछता रहा। रमेश उठकर नीचे हॉल में चला गया। वो अभी तक अपने विचार में डूबा हुआ था। कॉफ़ी पीने के बाद वो उठने ही जा रहा था कि मोहन आ गया। रमेश बैठ गया, उसके निकट ही मोहन भी बैठ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, मोहन ने धीरे से कहा। वह सब तो हो जाएगा, रमेश ने धीरे से कहा। बेचारी उषा का क्या होगा? जी? मोहन इस प्रकार उछला मानो कुर्सी ने डंक मार दिया हो। जी हाँ, रमेश ने कटाक्ष किया। पुलिस आपकी ओर से बहुत अधिक शंकित हो जाएगी। साझे का रोजगार तो चल सकता है, मगर साझे की औरत, आप स्वयं विचार कर ले कि पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। मोहन के ललाट पर पसीने की बूंदें फूट गई, अधर सूख गए और गले में सांसें अटकने लगी। रमेश को उसकी इस दशा का ज्ञान हो गया किंतु वह कुछ बोला नहीं। अब तो वास्तव में मैं संकट में फंस गया, मोहन ने थूक निकलते हुए कहा। मगर मैं शपथ खाने के लिए तैयार हूँ कि उषा साझे की नहीं है। आप इसके लिए एक भी प्रमाण नहीं दे सकेंगे? क्यों? क्या उषा सच्ची बात नहीं कहेगी? फिर भी आप पर यह अपराध रह ही जाएगा कि आप उसको भगा कर लाए हैं। और अगर मैं उसे अपनी पत्नी प्रमाणित करा दूँ तो? मोहन ने कहा। असंभव। वह एक जिद्दी लड़की है। जब उसे यह मालूम हो जाएगा कि वह अब तक धोखे में रखी गई है तो कोई शक्ति उसे सच बोलने से नहीं रोक सकती। सच्ची बात यह है मिस्टर रमेश कि मैंने जो कुछ किया है वह मित्रता के निर्वाह के लिए किया। नर्क में गई ऐसी मित्रता, रमेश ने मुंह बनाकर कहा। इसके लिए तुमने एक भोली भाली लड़की का जीवन नष्ट कर डाला। क्या यह संभव नहीं कि किशोर की अनुपस्थिति में वह तुम्हारे हत्थे न चढ़ती रही हो? इसलिए तुमने किशोर ही को बीच से हटा दिया और बेचारा धारा सिंह नाहक मारा गया। मिस्टर रमेश, आप मुझे झूठ ही फांसने का यत्न कर रहे हैं, मोहन ने दुख से कहा। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो जिस समय तुम कोतवाली में आए थे उसी समय मैं उषा का नाम ले लेता। लेकिन अब मैं उषा वाली बात को अधिक दिन न छिपा सकूंगा। तुम्हारे लिए अब केवल एक ही मार्ग रह गया है कि तुम विधि पूर्वक उषा से ब्याह कर लो। अगर तुमने इससे इनकार किया तो उषा से बयान दिलवा कर तुम्हें हत्यारा प्रमाणित कर देना मेरे बाएं हाथ का काम होगा। मुझे स्वीकार है, मोहन ने कहा। अच्छा, ये बताओ कि तुम यहाँ कब तक ठहरोगे? शारदा के साथ ही वापस जाऊंगा, यही उचित मालूम पड़ता है। इसके बाद दोनों उठ गए। दूसरे दिन शारदा और रमेश शहर की तरफ आ रहे थे। मोहन को कोतवाली इंचार्ज ने रोक लिया था। रमेश कार चला रहा था, शारजा उसके बराबर ही बैठी थी। इस समय उसके नेत्रों में फिर वही पुरानी चमक आ गई थी और ललाट की सिलवट उभर आई थी। किशोर के जीवन का बीमा कितने रुपया का था? रमेश ने पूछा। 80,000 का। ओह, मगर वो पॉलिसी पर पहले ही कर्ज ले चुके थे।
तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब बिल्कुल कंगाल हो चुकी हो। तुम कितने निर्दयी हो, शारदा ने मुंह बनाकर कहा। अब तो इन रेखाओं को मिट जाना चाहिए, रमेश ने उसके ललाट की ओर देखते हुए कहा, किंतु दूसरे ही क्षण शारदा का हाथ उठकर उसके गाल पर चटाक से पड़ा। रमेश ने कार रोक दी और जेब से उसके दिए हुए 500 रुपये के नोटों का बंडल निकालकर उसकी गोद में डालते हुए कहा, धन्यवाद। वह कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया और कार उस पर धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई। वह पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे शहर जाने वाली बस मिल गई और वह उस पर बैठकर अपने समाचार पत्र के लिए हीरे की कान की घटना लिखने लगा। शहर पहुंचकर वह सीधा ऑफिस चला गया। सरला बैठी ऊँघ रही थी। रमेश को देखकर उसका मुंह गुलाब के फूल के समान खिल उठा। दौड़ते दौड़ते कचूमर निकल गया, सरला ने कहा। रमेश ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह कुर्सी घसीटकर एक तरफ बैठ गया। वह लड़की गायब हो गई। सरला ने कहा, कल रात मैंने कम से कम दौलतगंज के 10 चक्कर लगाए होंगे। मुझे उस लड़की से कोई काम नहीं है, रमेश ने मुंह बनाकर कहा। नर्क में गई, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, सरला चहक कर बोली। अपना पता दे गई है या नहीं? मैंने उसके रुपए वापस कर दिए हैं। लेकिन उसके पति ने आत्महत्या क्यों कर ली? आत्महत्या नहीं, रमेश ने कहा, कत्ल। कत्ल? किसने कत्ल किया? मैंने, रमेश ने चीख कर कहा। और अब तुम्हारा भी गला घोटकर फांसी पर लटक जाऊंगा, बड़े शौक से। तुम्हारे हाथों मरने से मुझे कोई दुख नहीं होगा, सरला ने ऐसे भाव से कहा कि रमेश अट्टहास कर उठा। टी टी मत करो, मुझे भूख लग रही है, रमेश ने कहा। तो ऐसे बोलो ना, सरला ने उठते हुए कहा। अभी मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। दोनों दफ्तर से निकलकर सामने वाले रेस्टोरेंट में चले गए। कल से इंस्पेक्टर आसिफ तुम्हें कई बार पूछने के लिए आ चुका है। समाप्त करो ये कहानी। इस समय तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि बस जी चाहता है कि तुम्हें देखता रहूं, रमेश ने कहा। लड़के, सरला ने बैरे को संबोधित करके कहा, साहब के लिए स्टेट एक्सप्रेस की एक डिबिया लेते आओ। रमेश दूसरी ओर मुँह करके मुस्कुराने लगा। भोजन समाप्त करके दोनों फिर ऑफिस में लौट आए। यहाँ एडिटर के कमरे में इंस्पेक्टर आसिफ बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। रमेश अपनी मेज़ पर बैठने ही वाला था कि चपरासी ने एडिटर का सलाम किया। रमेश एडिटर के कमरे में गया। आसिफ ने रमेश को घूरना आरंभ किया, किंतु रमेश ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और एडिटर की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगा। इंस्पेक्टर साहब याद कर रहे थे, एडिटर ने कहा। वो तो हर समय मुझे याद किया करते हैं। प्रेम बहुत बुरा होता है, रमेश मुस्कुराता हुआ एक आंख दबाकर बोला। तुम कल रात को कहाँ थे? आसिफ ने कड़क कर पूछा। महाराजा धीराज बाउडाली के साथ लूडो खेल रहा था, रमेश ने कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। एडिटर मुस्कुराने लगा। इस समय मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूँ, आसिफ ने कहा। तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? कल तुम शहर में किशोर के संबंध में क्यों छानबीन कर रहे थे? मेरा विचार था कि उसका एक ब्याह और करा दूँ, रमेश ने कहा। अगर तुमने सीधी प्रकार बातें नहीं की तो मुझे तुमको हिरासत में लेना पड़ेगा। ये तो पुरानी बात है यार, कोई नई बात कहो, रमेश ने हंसकर कहा। अब की बार पुरानी ही बात नहीं हो जाएगी। किस अपराध में? मुझे तुम पर शक है। किस बात का? किशोर की हत्या का। कोई कारण? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि शारदा और तुम। मैं समझ गया, रमेश ने आसिफ की बात काटते हुए जल्दी से कहा। एक दूसरा कारण यह भी है कि करीम नगर के जुए खाने से 200 रुपये प्रतिदिन मुझे मिलते हैं और मैं। अच्छा, आसिफ उठता हुआ बोला। मेरे साथ आओ, बाहर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ ठीक है, रमेश ने कहा और आसिफ के पीछे पीछे चल दिया। ठीक बताओ कि तुम कल हाई सर्कल क्लब में किशोर के संबंध में क्यों पूछताछ कर रहे थे? मैं तो बता दूंगा, लेकिन आजकल मेरी जेब खाली है। तुम करीम नगर के जुए खाने से 200 रुपये रोज़ कमाते हो और मेरे ऐसे कंगाल मित्र के लिए तुम्हारी जेब से एक पाई भी नहीं निकलती। रमेश, तुम इस प्रकार मुझ पर धौंस नहीं जमा सकते, आसिफ ने झुंझलाकर कहा। मेरे प्यारे, रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित गवाह है कि तुम्हारा पार्सल बैंड हो सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें जो सूचना दूंगा उसका मूल्य 100 रुपये है, रमेश ने कहा, और ये भी मेरा एहसान होगा। मुझे स्वीकार है, आसिफ ने मुंह फुलाकर कहा और पर्स निकालकर 10-10 के 10 नोट रमेश को देता हुआ बोला। ये रुपए सरलता से न पचा सकोगे। मेरी पाचक शक्ति बिल्कुल ठीक है, रमेश ने हंसकर कहा। आप बताओ, चाय पियोगे या कॉफ़ी? बस धन्यवाद, आसिफ ने कहा। काम की बात करो,
रमेश ने किशोर की स्मरण शक्ति खोने तथा शारदा की सहायता मांगने की कहानी बताई। ये तो मुझे शारदा से ही मालूम हो चुका है, आसिफ ने गरज कर कहा। इसके लिए मैंने 100 रुपये नहीं दिए हैं। मैं जानता हूँ कि ये तुमने जुए खाने की बात छिपा रखने के लिए दिए हैं। कल रात को सरला करीमनगर के चक्कर क्यों लगा रही थी? ये उसी से पूछ लिया होता। बड़ी भोली लड़की है, रमेश ने कहा। भोली? आसिफ ने होठ बीच कर कहा। उसे बुलाओ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, रमेश ने कड़क कर कहा। अगर तुमने उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया तो फिर मुझसे बुरा कोई न होगा। रमेश की बात सुनकर आसिफ का मुख क्रोध से लाल हो गया, किंतु फिर धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर अधिकार पा लिया। वह जानता था कि अगर रमेश जिद पकड़ गया तो न जाने शहर से कितने पुलिस अफसरों की अर्थी निकल जाएगी। तो तुमने सरला से विवाह कर लिया है? आसिफ ने बात बदलते हुए कहा। विवाह तो मेरे बाप का भी नहीं हुआ था। देखो रमेश, तंग न करो, तुम बहुत कुछ जानते हो। मैं क्या जानता हूँ? मोहन के संबंध में कल रात को सरला नील भवन में कई बार देखी गई है। तुम तारजाम में शारदा के साथ थे। वहाँ की पुलिस ने अभी तक मोहन को रोक रखा है। आखिर ये सब बातें क्यों हुई? मोहन को वहाँ रोक रखने से क्या लाभ? रमेश ने पूछा। मोहन पर जब प्रश्नों की बौछार की गई तो उसके मुंह से घबराहट में किसी स्त्री का नाम निकल गया, किंतु अब वह छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या छिपाने का प्रयत्न कर रहा है? वह स्त्री कौन है? ये एक नई बात मालूम हुई, रमेश ने चिंता प्रकट करते हुए कहा। बात यह है कि मैंने सरला को मोहन ही के पीछे लगा दिया था, किंतु वह नील भवन में न मिल सका। मुझे ये शंका थी कि मोहन किशोर की स्मरण शक्ति खोने के संबंध में कुछ जानता है, किंतु उसकी आत्महत्या के बाद तो इस बात का कोई महत्व नहीं रह गया था। आसिफ बोला। तुम्हारी इसी बुद्धि पर तो मुझे रोना आता है, रमेश ने कहा। स्मरण शक्ति खो देने वाला व्यक्ति कोई एक बात नहीं भूलता, बल्कि अपना सारा पिछला जीवन भूल जाता है।